प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी का अगला टॉपिक प्रतिजन। आपने पिछली वीडियोज में बच्चों प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा, इसका परिचय जाना, प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है। प्रतिरक्षा कोशिकाएं पढ़ ली आपने, प्रतिरक्षा कौन सी कोशिकाएं करती हैं, ये सारी चीज जान लेने के पश्चात आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिजन। ये प्रतिजन आपने थोड़ा बहुत जानी तो वो क्या है प्रतिजन। प्रतिजन क्या होते हैं? बाह्य पदार्थ होते हैं। प्रतिजन क्या होते हैं? बाह्य पदार्थ होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? बाह्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। बाह्य रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अतः कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि अब परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा कैसे दे सकते हैं प्रतिजन की? देखिए कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो, ठीक है, शरीर में प्रवेश कर क्या करते हैं? शरीर में प्रवेश कर प्रतिरक्षा तंत्र को, ठीक है, उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिजन कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे बाह्य पदार्थ जो प्राणी के शरीर में प्रवेश कर, है ना, किसका काम करते हैं? उद्दीपन का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिजन या एंटीजन कहलाते हैं, ठीक है। तो उद्दीपित करने का कार्य करते हैं, तो उद्दीपित करने के फलस्वरूप क्या होगा? जिसके फलस्वरूप शरीर में इसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, ओके। तो एंटीजन क्या होते हैं? बाह्य पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर उद्दीपित प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीपित करने का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो एंटीजन है ना, एंटीजन ऐसे बाह्य कारक होते हैं। एंटीजन ऐसे बाह्य कारक होते हैं जो शरीर को क्या बनाते हैं? शरीर को रोगग्रस्त बनाते हैं। शरीर को कैसा बनाते हैं? रोगग्रस्त बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं? ये एंटीजन क्या हो सकते हैं? धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं। धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, ठीक है। परागकण हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? विषाणु हो सकते हैं, इत्यादि। ये सब क्या हो सकते हैं? एंटीजन हो सकते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? रोगग्रस्त कर सकते हैं। परागकण क्या कर देते हैं? एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। जीवाणु, विषाणु हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये सब क्या है? प्रतिजन कहला सकते हैं, ठीक है। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर में ये उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। अब इनकी जो एक्टिवेट करने की क्षमता है
एक्टिवेट करने की क्षमता को हम इम्यूनोजेनिकता भी कह सकते हैं। जो एक्टिवेट करने की क्षमता है, उद्दीप्त करने की क्षमता है, प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करने की क्षमता है, उस उद्दीप्त करने की क्षमता को हम क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोजेनिकता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इम्यूनोजेनिकता भी कह सकते हैं। अब इम्यूनोजेनिकता का मतलब क्या हुआ? इम्यूनोजेनिकता मतलब है शरीर में प्रतिजन प्रवेश करने के पश्चात शरीर के द्वारा क्या बनाया जा रहा है? प्रतिरक्षा बनाई जा रही है। उस प्रतिरक्षा बनाया जाने की प्रक्रिया है। शरीर में एंटीजन प्रवेश करने के पश्चात प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करना क्या कहलाता है? इम्यूनोजेनिकता कहलाती है। तो ठीक है, तो उद्दीप्त करने की क्षमता है क्या कहला रही है? इम्यूनोजेनिकता कहला रही है। इस इम्यूनोजेनिकता के आधार पर यानी कि उद्दीप्त करने के आधार पर हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करने के आधार पर जो प्रतिजन के प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, आगे बात करते हैं प्रकार की। तो किसके आधार पर? इम्यूनोजेनिकता के आधार पर। और इम्यूनोजेनिकता क्या है? क्या है? उद्दीप्त करने की क्षमता है, प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करने की क्षमता है। तो इसके आधार पर पहला एंटीजन होता है पूर्ण एंटीजन। पहला कौन सा होता है? पूर्ण एंटीजन। ये पूर्ण एंटीजन क्या होता है? यह ऐसा एंटीजन होता है जो शरीर को पूर्ण रूप से एंटीबॉडी बनाने के लिए उद्दीप्त कर देता है। ठीक है, यानी कि ऐसे एंटीजन जो शरीर को एंटीबॉडी उत्पन्न करने हेतु उद्दीप्त करने का कार्य पूर्ण रूप से करते हैं, क्या कहलाते हैं? पूर्ण एंटीजन कहलाते हैं। है ना? समझ आया आपको? यानी कि ऐसे एंटीजन जो पूर्ण रूप में क्या कर देते हैं? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा बनाने के लिए या प्रतिरक्षी बनाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। दूसरे होते हैं हेप्टेन। ये तो क्या हो गए? पूर्ण एंटीजन। दूसरे होते हैं हेप्टेन। हेप्टेन क्या होते हैं? हेप्टेन जो होते हैं ना, एक छोटा रासायनिक समूह होता है। हेप्टेन क्या होता है? एक छोटा रासायनिक समूह होता है। हेप्टेन क्या होता है? छोटा रासायनिक समूह होता है। छोटा क्या होता है? रासायनिक समूह होता है जो है ना अकेला है ना, इम्यूनोजेनिकता में सहायक नहीं होता। इम्यूनोजेनिकता में सहायक नहीं होता। इम्यूनोजेनिकता में सहायक नहीं होता। ठीक है, अर्थात हेप्टेन जैसे छोटे रासायनिक समूह हैं जो कि प्रतिरक्षा बनाने को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, प्रतिरक्षी बनाने को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब करेंगे? जब इनके साथ कोई अन्य समूह जुड़ जाता है। ये कब प्रतिरक्षी बनने का कार्य करेंगे? जब इनके साथ कोई अन्य समूह और जुड़ जाता है, जब ये क्या बनाते हैं? प्रतिरक्षी बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात इनके साथ जब कोई बड़ा अणु जुड़ जाता है तब ये कैसे होते हैं? क्रियाशील होते हैं। कब क्रियाशील होते हैं ये? जब इनके साथ कोई बड़ा अणु जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सरल प्रकार के और जटिल प्रकार के। जो सरल प्रकार के और जटिल प्रकार के हेप्टेन जो होते हैं ना, सरल प्रकार के और जटिल प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। सरल प्रकार के जो हेप्टेन होते हैं वो अवच्छेद बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? अवच्छेद बनाते हैं, जबकि ये अवच्छेद नहीं बनाते हैं। कब बनाते हैं अवच्छेद? जब प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया के दौरान सरल हेप्टेन को क्या बनाते हैं? अवच्छेद बनाते हैं, जबकि जटिल हेप्टेन अवच्छेद नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से दूसरा एंटीजन का कौन सा प्रकार हो गया? हेप्टेन हो गया। तीसरा प्रकार जो होता है वो कहलाता है पूर्व एंटीजन।
पूर्व एंटीजन, पूर्व एंटीजन, ये पूर्व एंटीजन मतलब हो गया प्रो एंटीजन, प्रो एंटीजन, प्रो एंटीजन, प्रो मतलब पूर्व मतलब पहले, पहले का तात्पर्य यह है कि ऐसे पदार्थ है ना, ऐसे पदार्थ जो कम अनुभार वाले होते हैं, कैसे होते हैं, कम अनुभार वाले होते हैं, जो जैसे यदि हम बात करें जैसे कम अनुभार वाले कौन से होंगे, जैसे पित्रिल क्लोराइड, पित्रिल क्लोराइड, इसके अलावा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। पित्रिल क्लोराइड क्या होता है, देखिए इस तरह की संरचना होती है, पित्रिल क्लोराइड Cl, ये क्या होता है, पित्रिल क्लोराइड होता है, नहीं होता है। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या होती है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये क्या है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, पैरा नाइट्रो या पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह हो सकता है, ये Cl समूह है और ये पैरा समूह है, नाइट्रो समूह, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये क्या है, पूर्व एंटीजन कहलाते हैं। अर्थात ये कैसे हैं, कम अनुभार के होते हैं, कैसे होते हैं ये एंटीजन, कम अनुभार के होते हैं। लेकिन यदि इनका त्वचा पर लेप किया जाए ना, लेप क्या किया जाए, इनका त्वचा पर लेप किया जाए, तो लेप किए जाने के कुछ समय पश्चात ये किसकी तरह कार्य करने लग जाते हैं, विपरीत प्रभाव डालने का कार्य करने लग जाते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं हमारी त्वचा पर, ठीक है। अर्थात ये कैसे हो जाते हैं, ये एंटीजन जो होते हैं देर से प्रकट करने वाले, देर से प्रभाव प्रकट करने वाले एंटीजन होते हैं, अर्थात अति संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं, अति संवेदनशील, तीव्र हानिकारक नहीं है, अर्थात ये अपना प्रभाव कैसे दिखाते हैं, धीरे धीरे दिखाते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, पूर्व एंटीजन। और ये प्रभाव जल्दी से क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, कम अनुभार वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको त्वचा पर लेप कर लिया जाता है तो ये धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गुप्त एंटीजन कहते हैं, ठीक है। आगे अगला जो प्रकार होता है वो कहलाता है गुप्त एंटीजन, गुप्त एंटीजन। ये गुप्त एंटीजन क्या होते हैं, देखिए गुप्त एंटीजन सतह के नीचे उपस्थित होते हैं, ऐसे एंटीजन जो सतह के नीचे उपस्थित होते हैं, और जब इनका टेस्ट किया जाता है, सीरम टेस्ट किया जाता है, सीरम टेस्ट के दौरान ये प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे एंटीजन जो सतह के नीचे उपस्थित होते हैं और सीरम परीक्षण के दौरान ये प्रकट नहीं होते हैं, गुप्त एंटीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुप्त एंटीजन कहलाते हैं। अर्थात ये जो है ना, समूह के नीचे उपलब्ध होने के कारण, समूह में नीचे उपलब्ध होने के कारण, ये त्वचा में नीचे उपलब्ध होने के कारण प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं के समय उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। इनको हम दूसरा नाम भी क्या कह सकते हैं, मिथ्या एंटीजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिथ्या एंटीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, दूसरा इनका नाम क्या कह सकते हैं, मिथ्या एंटीजन। दूसरा क्या कह सकते हैं, मिथ्या एंटीजन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्वतः एंटीजन। नेक्स्ट क्या आते हैं, स्वतः एंटीजन। स्वतः एंटीजन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हुए स्वतः ही कैसा है, एंटीजेनिक प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, एंटीजेनिक प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वतः एंटीजन कहलाते हैं। अर्थात इनको हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति के स्वयं के शरीर में, किसी व्यक्ति के स्वयं के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सहनशीलता कम होने पर, जो सहनशीलता कम होने पर स्वतः ही किसी तरह कार्य करने लगते हैं,
एंटीजन की तरह कार्य करने लगते हैं, स्वतः एंटीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वतः एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? एंटीजन बनाने को उत्प्रेरित करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, नेक्स्ट आता है एलो एंटीजन। एलो एंटीजन लास्ट है अपना एलो एंटीजन। ये एलो एंटीजन जो होते हैं ना, रक्त सीरम में पाए जाते हैं। एलो एंटीजन किसमें पाए जाते हैं? रक्त सीरम में पाए जाते हैं और ए बी और आरएच प्रकार के होते हैं। ए बी आरएच प्रकार के होते हैं। तो ये भी एंटीजन की तरह कार्य करते हैं, नहीं करते हैं? जब आरएच नेगेटिव पुरुष का विवाह आरएच पॉजिटिव स्त्री के साथ करा दिया जाता है तो उनसे कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में एंटीजन प्रवेश करेगा नहीं करेगा? आरएच एंटीजन प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये किसी तरह कार्य करते हैं? एंटीजन की तरह। और वो एंटीजन क्या कहलाते हैं? एलो एंटीजन। क्या कहलाते हैं? एलो एंटीजन। यानी कि रक्त सीरम में उपस्थित एंटीजन ए बी तथा आरएच क्या कहलाते हैं? एलो एंटीजन कहलाते हैं। इनके कारण एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटिस नामक रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं प्रतिरोपण के दौरान भी अनेक एंटीजन जो होते हैं अवरोध का कार्य करते हैं। जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी ये एंटीजन कार्य करते नहीं करते हैं? क्योंकि जब हम डोनेट करते हैं, रुधिर का डोनेट करते हैं, रुधिर का डोनेट करने के दौरान एंटीजन को मिलाया जाता है। यदि अलग अलग तरह के एंटीजन यदि हो जाएं, अलग अलग तरह का यदि एंटीजन अगर दूसरे व्यक्ति को रुधिर चढ़ा दिया जाए अलग एंटीजन का, तो उससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये इस प्रकार के जो एलो एंटीजन है ना, किसके कारण अवरोध का कार्य करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, प्रतिरोपण के दौरान भी अवरोध का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये प्रकार होते हैं एंटीजन के। ठीक है, आगे यदि मैं बात करूं, एक शब्द आता है एंटीजेनिकता। एक शब्द आता है एंटीजेनिकता। एंटीजेनिकता एंटीजेनिकता है वो क्या है? इस एंटीजेनिकता है ना, इसकी जो सूक्ष्म इकाई होती है, इसकी जो सूक्ष्म इकाई होती है वो होती है एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु। एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु। एंटीजेनिकता की जो सूक्ष्म इकाई होती है वो क्या है? एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु होती है। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई एंटीजन है, इस पर ये क्या है? अमीनो उपस्थित होते हैं। ये कोई क्या है? एंटीजन है, इस पर ये अमीनो है, तो ये एक समूह में घेरा दिखा रहा है। ये क्या है? एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु। एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंटीजेनिकता। अर्थात ये क्या हो? एक सीमित क्षेत्र है, ये पूरा पूरा क्या था? एंटीजन था कि नहीं? लेकिन इस एंटीजन पर भी ये क्या पाया जाता है? एक निश्चित क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निश्चित क्षेत्र पाया जाता है। वह सूक्ष्म क्षेत्र होता है जिस पर क्या उपस्थित पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। जिस पर क्या पाया जाता है? विशिष्ट प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, जो क्या करता है? एंटीबॉडी की विशिष्टता का निर्धारण करता है। ये किसका निर्धारण करता है? एंटीबॉडी की। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? एंटीजन निर्धारण करते हैं, एंटीजेनिकता। अर्थात वह सूक्ष्मतम क्षेत्र जो एंटीजन पर उपस्थित होते हुए एंटीबॉडी के लिए विशिष्टता का निर्धारण करता है, एंटीजेनिकता या एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु कहलाता है। अब ये कैसे करेगा? ये मान लीजिए कोई विशिष्ट प्रकार का एंटीजन है, जैसे ये किस प्रकार का एंटीजन है? एलर्जी का एंटीजन है। इसका एंटीजन है एलर्जी का है, तो एलर्जी के प्रति विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी नहीं बनेगी? तो इसके प्रति तो बनेगी ना। तो किसके द्वारा पहचान पाई? वो जो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा तो किसके आधार पर बनाएगा? इस एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु के आधार पर।
अर्थात इस वाले जगह पर क्या जुड़ेंगी आके एंटीबॉडीज आकर के जुड़ेंगी। एंटीबॉडीज आकर के जुड़ेंगी क्योंकि ये कैसा है एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु है। तो जो है ना ये एंटीबॉडी हो गई, ठीक है। एंटीबॉडी का जो भाग एंटीजन से जुड़ता है, एंटीबॉडी ये क्या है एंटीबॉडी, ये क्या है एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, इससे ये एंटीबॉडी जुड़ रही है। तो एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से जुड़ता है, एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से जुड़ता है वो कहलाता है पैराटॉप। वो क्या कहलाता है पैराटॉप। और प्रतिजन का जो भाग एंटीबॉडी से जुड़ता है और एंटीजन का भाग, एंटीजन का भाग ये है ना, ये जुड़ रहा है, तो एंटीजन का यह भाग जो कहलाता है एपिटोप कहलाता है। ये क्या कहलाता है एपिटोप। और इस एपिटोप को हम क्या कहते हैं एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया करके रहती है एंटीजेनिक टॉप। तो एक एंटीजन है ना, कोई भी एंटीजन हो सकता है, तो उस एंटीजन पर अनेकों निर्धारक बिंदु उपस्थित हो सकते हैं। जैसे कोई ये एंटीजन है, ये क्या है एंटीजन है, इस पर ये जो है अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं है, तो चाहे जीवाणुविक एंटीजन हो चाहे अन्य कोई एंटीजन हो, उस पर ये इस तरह के कई एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु हो सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक एंटीजन पर बहुत सारे एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु उपस्थित हो सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ बोलते हैं एंटीजेनिकता। एंटीजेनिकता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन बनने की क्षमता है, यानी शरीर को रोगग्रस्त करने की क्षमता है, अर्थात शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए उद्दीप्त करने की क्षमता है। और उस उद्दीप्त करने की क्षमता को ही हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन की एंटीबॉडी बनाने की जो क्षमता है वो क्या कहता है एंटीजेनिकता। यदि एंटीजेनिकता नहीं है तो एंटीजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगा। जब तक उसमें एंटीजेनिकता का गुण नहीं पाया जाए, जब तक हमारा शरीर उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ठीक है, उसे हम एंटीजेनिकता कहते हैं। ओके, समझ आया आपको। ऐसे एक शब्द आता है, आगे हम बात करते हैं एक चीज की, MHC। एक समूह होता है MHC कॉम्प्लेक्स, इसका पूरा नाम होता है मेजर, इसका पूरा नाम मेजर, इसका पूरा नाम क्या है मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC। इसकी फुल फॉर्म क्या है MHC की, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या कॉम्प्लेक्स होता है कि यह देखा गया कि एक ये प्रभेद है, ये लोग एक प्रभेद है, दूसरा प्रभेद ये है। मूसे के अंदर देखा गया, मूसे के अंदर क्या देखा गया कि जब एक मूसे, एक प्रभेद वाले मूसे की त्वचा की काट को जब है ना, ये मूसा क्या है अर्बुद उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को लिया जा रहा है, यहाँ पे अर्बुद उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को लिया जा रहा है। जो इस MHC कॉम्प्लेक्स की खोज हुई थी ना, किसके अंदर हुई थी, मूसे में, है ना, कलम रोपण के दौरान की गई थी। कलम रोपण मतलब इसकी त्वचा की इसको इसमें रोपण करेंगे, इस दौरान देखी गई थी। तो देखिए, जब एक प्रभेद वाले मूसा की त्वचा की काट को इसी जाति के दूसरे प्रभेद, ये जाति समान है दोनों की, जाति क्या है दोनों की समान है, तो जब एक जाति के एक प्रभेद की त्वचा की काट को उसी जाति के भी प्रभेद पर प्रतिरोपित किया जाता है, तो प्रतिरोपित करने पर देखा गया कि ये इस त्वचा को क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, नकार देता है, अस्वीकार कर देता है। अस्वीकार करने का कारण क्या देखा गया कि जो इसकी जो कोशिका थी ना, इस बी प्रभेद की, इस बी प्रभेद पर है ना पहचानने के क्षेत्र पाए जाते हैं, पहचानने के क्षेत्र पाए जाते हैं, या अपना पाए के गुण देखने के क्षेत्र पाए जाते हैं। जो त्वचा है उस त्वचा को यहाँ लाई गई थी, तो इस भी प्रभेद वाले पर क्या पाए जा रहे हैं, उसको
अपनी जाति का है या नहीं है, अपने पराये के गुण का लक्षण पाया जाता है, उस संरचना को क्या कहा? MHC कहा। उस संरचना को क्या कहा? MHC। तो जो MHC है ना, मैमल्स में भी पाए जाते हैं। MHC किन में पाए जाते हैं? मैमल्स में भी अनेकों पाए जाते हैं। तो ये MHC जो होते हैं ना, केवल RBC को छोड़ करके, केवल किनको छोड़ करके? RBC को छोड़ करके, क्योंकि RBC तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ग्रुप को मिला करके, हैं, रुधिर का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं अपन। कैसे? ग्रुप को मिला करके रुधिर का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो RBC को छोड़कर, है ना, RBC को छोड़कर शेष सभी अंगों में क्या पाए जाते हैं? MHC पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? MHC पाए जाते हैं। MHC क्या होता है? एक जटिल कॉम्प्लेक्स होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके अलावा एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु आदि उपस्थित होते हैं। जैसा कि देखते हैं अपन, जब भी कोई अंग प्रत्यारोपण करते हैं तो दूसरा जो जीव होता है उसको अस्वीकार कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं? MHC पाए जाते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वह दूसरा जीव जो है उसको अस्वीकार कर देता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रतिजन जो होता है यहाँ तक आए। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।